बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं और अगर बात कर ली जाए आज के मैच की तो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर जो है वो आज ग्रुप स्टेजेस के आखिरी मैच में आमने सामने होंगे, जबकि इसके बाद प्लेऑफ्स का बाकायदा आगाज होगा। और अगर क्वालिफाई की बात कर ली जाए तो आज के मैच की जो दोनों टीमें वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। टॉप पे मुल्तान सुल्तान है और उसके बाद जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है और क्वेटा ग्लेडिएटर्स है। इनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वालिफाई किया क्योंकि उनकी जो रन रेट थी, नेट रन रेट, वो कदरे बेहतर थी। और जो अनफॉर्चुनेटली यही कहेंगे कि सरफराज के लिए ये जो सीजन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन सरफराज खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके और इंप्रेस नहीं कर सके सिलेक्टर्स को और उनके करियर को लेकर स्पेशली ये उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर कुछ टॉप स्कोरर्स की बात कर ली जाए तो फखर जमान लाहौर कलंदर के ओपनर जो है वो 9 मैचेस में 501 रन बना चुके हैं। और इसके अलावा अगर मोहम्मद रिजवान की बात कर ली जाए 10 मैचेस में 479 रन उन्होंने बनाए हैं और 457 रन जो है वो शान मसूद ने बना रखे हैं मुल्तान सुल्तान के ही। और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया शान मसूद ने, यकीनन काबिल दीद है और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुद को न सिर्फ टेस्ट के अलावा भी उन्होंने खुद को साबित किया कि वो अब बड़े मैच के प्लेयर हैं और वो शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट है वो भी वो खेल सकते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है उसके भी प्लेयर हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव भी किया क्रिकेट को। अगर बॉलर्स की बात कर ली जाए तो शादाब खान 2 मैचेस ना खेल सकने की वजह से भी विकेट्स में टॉप पर है। अभी 17 विकेट्स उन्होंने हासिल कर रखी हैं, जबकि दूसरे नंबर पे मुल्तान सुल्तान के इमरान ताहिर हैं जिन्होंने 16 विकेट्स और खुशदिल शाह ने 15 विकेट्स हासिल कर रखी हैं। जबकि कप्तान बाबर आजम की बात कर ली जाए तो काफी प्रेशर था भी उन पे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि वो प्रेशर लेते नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज पे उनका ये कोई असर ना पड़े, उनकी जो कैप्टेंसी है और उनकी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्ट में 9वें नंबर पर जा चुके हैं और बाकी T20 और वनडे में वो बदस्तूर पहले नंबर पर है। रिसेंट में 2 रोज पहले रैंकिंग्स भी आई, लेकिन उनमें भी बदस्तूर बाबर आजम पहले नंबर पर ही मौजूद है। आगे आते हैं जनाब, डिस्कशन की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो याबर आपसे स्टार्ट करता हूं। शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या कहते हैं अगर PSL का पहला सीजन देखा जाए और हमें क्या दिया PSL ने ओवरऑल, अगर कलेक्टिवली बात कर ली जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उमर भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये वाला PSL है ना, माशाल्लाह बहुत ही कामयाब PSL जा रहा है इस टाइम तक। बाहर से कंट्रीज से मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बड़े बड़े प्लेयर इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने देखा होगा कि 2-3 प्लेयर नज़र आए हैं PSL से, जैसे हसन अली पहले PSL में नज़र आया था, उसके बाद शादाब खान आया था, उसके बाद और बड़े प्लेयर PSL ने दिए। PSL करवाने का मकसद ही यही है लाइक कि हमें अच्छे प्लेयर मिलें। तो वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह लाइक अभी हारिस लड़के ने परफॉर्म किया है, नज़रों में आया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जो भी जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो पीछे क्रिकेट में सरवाइव किया है वो बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी ये बात है कि सारी टोटल की टोटल PSL पाकिस्तान में हो रही है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान कंट्री को, और जो के लोग तमाशाई हैं या जो भी हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, हसीब बशीर की तरफ आता हूँ। हसीब बशीर कौमी क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, इनकी तरफ आता हूँ, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले हसीब, आज आप पहली बार आए प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा आपको कौन सा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन में 7 में इंप्रेस किया बहुत ज्यादा? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और मोहम्मद हारिस जो कि पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर हैं और उनको कामरान अकमल के ड्रॉप होने की वजह से उनको मौका मिला और थ्रू आउट दिस सीज़न जितने भी अभी उन्होंने 3-4 मैचेस खेले हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है और मुझे उम्मीद है कि उसको शायद आगे चांस मिलेगा। और अभी गुलाम कामरान हो गया, उसके बाद 1-2 नए लड़के आए हैं जिस तरह के फ़हीम अशरफ तो ऑलरेडी डेब्यू कर चुके हैं और ऑलरेडी वो कर चुके हैं। इसके अलावा एहसन अली हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इंप्रेस किया सिलेक्टर्स को। तो अक्सर कहा जाता है हसीब के जो पाकिस्तान सुपर लीग है सिर्फ इसकी बुनियाद पे हम लोग प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे जाके हमें पता चलता है कि खामियां थी प्लेयर्स में या उस तरह से पॉलिश होकर नहीं आए। तो क्या लगता है अगर हारिस की बात कर ली जाए, उनको पहले बेंच पे बिठाया लेकिन जो ही उनको मौका दिया गया उन्होंने परफॉर्म किया, क्या लगता है आपको क्या इनमें उतना पोटेंशियल है? क्योंकि हैदर अली की सूरत में भी हम देख चुके प्लेयर वो अच्छे हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब जैसे मोहम्मद हारिस की बात की जाए, उसने अभी PSL के प्लेटफॉर्म पे भी आके परफॉर्म किया और वो थ्रू आउट डोमेस्टिक अंडर 16 अंडर 19
और अभी ये जो ग्रेट क्रिकेट से परफॉर्म करते आ रहे जी। हैं, तो आई होप कि वो आगे भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके उतना ही अच्छा खेलेंगे जिस तरह अभी उनकी कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस चल रही है। तो अब बाबर आजम जैसे हमारे प्लेयर हैं, तो वो भी इसी तरह थ्रू द चैनल, थ्रू द परफॉर्मेंस और टाइम पीरियड के बाद उन्होंने पाकिस्तान टीम में डेब्यू किया था। तो आई होप कि जो आगे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो आगे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा करेंगे। अच्छा शहबाज, बाबर आजम की बात की अभी हसीब ने, बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी नहीं है, उनकी टीम जेल होकर नहीं खेल सकी। तो अगर आप कह दें लाइक 2 रोज पहले सलमान भट्ट ने भी ये एक टीवी चैनल पे ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप MS धोनी को आप अगर बांग्लादेश की टीम दे दें तो वो भी उसको वर्ल्ड कप नहीं जितवा सकते। तो आपको क्या लगता है? मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूं कि बाबर भाई को आपने ये देखा होगा कि जब वसीम भाई बाउंड्री पे आए हैं तो उन्होंने यही आगे कहा है कि मैं आपसे कह रहा था ड्राफ्टिंग के टाइम ये क्या दे रहे हैं मुझे आप टीम, सही है। तो उन्होंने भी वाज़ेह जवाब दिया कि यार नहीं ये क्या आप कर रहे हैं। तो बाबर आजम सही कहा है, जैसे धोनी ने कहा कि वो आपको बांग्लादेश की टीम दे दे तो नहीं जितवा सकता धोनी भी। बड़े प्लेयर होने चाहिए, बड़े परफॉर्मर होने चाहिए, बड़े बॉलर होने चाहिए, बड़े बैट्समैन होने चाहिए आपके पास अगर आपने कोई भी लीग जीतनी है। तो देखें अभी मुल्तान सुल्तान को देखें, थ्रू आउट ओपनर, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन हर लड़का परफॉर्म कर रहा है यार, ऐसी जल टीम हुई पड़ी है। उसके बाद जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लाहौर कलंदर है, और भी काफ़ी टीमें जो जल होके खेल रही हैं क्रिकेट। और ये देखें उनके पास बैक टू बैक लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा दूसरा कर रहा, दूसरा नहीं। इधर देखो शर्जील भाई आउट होते हैं, बाबर आउट होता है, पीछे लाइनें लगी होती हैं, और पीछे आप देखें तीसरे चौथे नंबर पे इमर्जिंग प्लेयर आगे खेल रहे होते हैं। तो पता ही क्या करेंगे हम। देखें एक्सपीरियंस क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है। अब आप बड़ी लीग खेल रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए यार उस चीज़ का। तो आप बच्चों को आएंगे, बच्चे एक शॉट मारेंगे, दूसरी मारेंगे, वो तीसरी पे आउट हो जाएंगे, ठीक है, 1-2 शॉट आगे वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन क्या है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे इस टाइम, क्योंकि बड़ी लीग है। ऊपर से बैक टू बैक मैच हारना ये भी बड़ी टेंशन होती है। आप 2 मैच हार जाओ, मैं कहता हूँ एज ए बैट्समैन मैं 2 मैचों में 0 पे आउट हो जाऊँ तो मुझे तीसरे मैच पे लाले पड़े होते हैं, यार मैं क्या करूँ। अब बड़े बड़े प्लेयर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। बाबर भाई गुड प्लेयर हैं, अगर हम कहें कि इस परफॉर्मेंस से उनकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में। वो एक बड़ा प्लेयर है, बड़ा कप्तान है, इंशाल्लाह ताला वो कमबैक करेगा। अच्छा, कराची की अगर बात कर ली जाए, कराची के पास हसीब बड़े दिमाग हैं, उनके पास बड़े क्रिकेटर्स थे, बाबर आजम कैप्टन और मौजूदा वक्त के स्टार, जबकि वसीम अकरम उनके पास डायरेक्टर क्रिकेट के तौर पे माजी के बहुत बड़े स्टार, बल्कि हम कहेंगे कि ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। तो उनके होते हुए ड्राफ्ट में क्या हुआ, क्यों? मतलब कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो मैच विनर हो, और बाबर आजम अकेला बाकी क्या कर सकता है? शर्जील है वो वैसे फॉर्म में नहीं है, मोहम्मद आमिर थे वो इंजर्ड हो गए, तो कोई इस 2-3 प्लेयर्स के अलावा कोई प्लेयर नहीं था इनके पास। अगर आप इनकी टॉप 30 और टॉप 20 स्क्वाड उठा के देख लें तो इनके पास बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, और इवन जो 12 जो प्लेइंग 11 में भी खेल रहे थे वो भी अच्छे थे। और आई थिंक के बाबर आजम को उसकी मर्जी से उसको टीम नहीं मिली है, और कैप्टनसी का काफ़ी रोल होता है कि उन्होंने कहाँ पे किस तरह का किस सिचुएशन में बॉलर लगाना है और किस सिचुएशन में बैट्समैन को भेजना है। तो अब जैसे आपने वो देखा कि मुल्तान और कराची के मैच में जब वो कंसेक्टिव 8वां मैच हारे, जो कि एक हिस्ट्री बन गई कि कभी PSL में 7 साल की हिस्ट्री में अभी तक कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो कंसेक्टिव 8 मैच हारी हो, और उसकी वजह से वसीम अकरम को बाबर आजम पे लैश आउट करना पड़ा, और जो कि पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और वो ऐसा लग रहा था जैसे फुटबॉल का कोई मैच हो रहा हो, जिसके ऊपर नहीं तो कभी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कोच उठ के एक कैप्टन को बाउंड्री के पास जाके ऑन फील्ड जो कैप्टन है उसको डायरेक्शन दे रहा हो, हाँ, शाउट आउट करे। तो इट वाज वेरी डिफरेंट। अब देखो। अच्छा बाज भाई, आ जाते हैं, अभी कैप्टन की भी बात हुई तो आ जाते हैं आज के मैच की जो दोनों टीमें उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स की जानिब तो एक मुझे पर्सनली भी मुझे दुख हुआ कि पिछले सीजन में हमने देखा कि जो सुहेल अख्तर थे उन्होंने जिस तरह से टीम को लीड किया, और जहां तक वो टीम को लेके गए वहां तक पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी सीजन हुए, जो मुल्तान के लाहौर कलंदर्स की टीम थी वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन इस बार उनके साथ ज्यादती नहीं हुई। देखें काफ़ी टाइम से ये बड़ा सवाल उठ रहा था कि यार
मोहम्मद हफीज़ के होते और फ़खर जमान के होते और बड़े प्लेयरों के होते, सुहेल अख्तर से कप्तानी क्यों करवा रहे हैं? ठीक है, वो एक मैनेजमेंट का उन पे कॉन्फिडेंस था, इत्मीनान था, यार ये हमारा बच्चा अच्छा है। देखें, सुहेल अख्तर क्रिकेट छोड़ चुका था, कंप्लीट क्रिकेट छोड़ चुका था। मेरे साथ रमज़ान कप खेला कराची, उस टाइम उसने बताया कि यार शबाज, ये अगर लाहौर कलंदर वाला प्लेटफॉर्म ना होता तो मैं आज कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस जो फ्रेंचाइज की है, वो प्लेयर डेवलप करते हैं ना, तो बहुत अच्छी चीज़ थी। उन्होंने कहा चलो यार हमने प्लेयर ये डेवलप किया है, परफॉर्म भी कर रहा है, इसको एज ए कप्तान हम टीम में खिलाते हैं, इसका बड़ा दिल हो जाता है। ठीक है, और यही चीज़ आगे आई। और आप देखें, उन्होंने हफीज़ भाई उनके होते, देखें हफीज़ भाई सुहेल अख्तर के होते हुए नीचे खेलें या सुहेल अख्तर के नीचे खेलें, तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है यार। वो बड़ा लेजेंड है हफीज़ भाई, और फ़खर भाई और बहुत प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने यही देखा शाहीन की, देखें इस टाइम पाकिस्तान का स्टार है, बिग स्टार है, तो उनको भी रिस्पेक्ट देनी बनती है, क्योंकि हम हफीज भाई का कैरियर तकरीबन आपको पता है कि एंड हो गया, रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि चलो यार हम एक और कैप्टन रेडी करते हैं, तैयार करते हैं आने वाली जो लीग्स हैं तो उनके लिए। तो देखें, उन्होंने T10 भी खेलनी है, उन्होंने आगे और भी मैचेस खेलने हैं, और भी बड़ी लीग्स खेलते हैं, वो खेलते आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने शहनशाह को डेवलप किया थोड़ा सा, यार इसका यार ना वो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो जुनूनी तो है जी, ठीक है, वो जान तो मारता है, फील्डिंग में, बॉलिंग में, हर जगह वो जान मारा। तो उन्होंने कहा चलो यार एज ए कप्तान बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी उनकी थिंकिंग थी कि उन्होंने शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया, और रिजल्ट आपके सामने आप देख रहे हैं। ठीक है जी, बात हो रही है लाहौर कलंदर्स पे और आज के मैच पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आज के मैच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान वहाब रियाज कप्तान जो है पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। और अगर देखा जाए तो ये रिवायत ही वहाब रियाज ने डाली, पाकिस्तान सुपर लीग में कि टॉस जीतो और सबसे पहले बैटिंग करो, और उन्होंने जीतकर भी दिखाया। हालांकि पहले हम देख रहे थे कि जो टीम भी टॉस जीती थी वो पहले फील्डिंग करती थी, लेकिन उन्होंने टॉस जीता सबसे पहले, उन्होंने फिर मैच भी जीत के दिखाया, और उसके बाद से थोड़ा हौसला हुआ बाकी कप्तानों को भी और बाकी प्लेयर्स को भी, और उन्होंने भी जो है वो टॉस जीत के बैटिंग के फैसले किए। और अगर आज के मैच की बात कर ली जाए तो राशिद खान आज के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे लाहौर कलंदर्स के लिए, तो एक बड़ा उनके लिए चैलेंज भी होगा, क्योंकि एक मेन स्ट्राइक बॉलर थे उनके, और उसके अलावा वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। तो इस हवाले से आता हूं हसीब आपकी तरफ। सबसे पहले आप बताइएगा कि कितना फर्क पड़ेगा राशिद खान के जाने से लाहौर कलंदर्स पे? राशिद खान के लीग से जाने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जितने भी मैचेस थे उसमें राशिद खान अवेलेबल था, और उसकी आई थिंक 14 to 15 विकेट्स हैं इस पूरे लीग में। तो अब देखें उसकी रिप्लेस में कौन लेके आते हैं। गुज़िश्ता मैच में उन्होंने अपनी करियर की बेस्ट बॉलिंग की, मतलब पाकिस्तान सुपर लीग के करियर की बेस्ट बॉलिंग की, और उनको अच्छे से जो है वो अलविदा भी कहा लाहौर कलंदर्स ने। क्या कहते हैं उनकी, अगर देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस को? ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी आई थिंक सारे टॉप 5 बॉलर्स में थी, और वो पूरी दुनिया का एक लेजेंडरी बॉलर है इस टाइम पे। और अब देखें लाहौर कलंदर उसको तो मिस करेगा, अब उसकी जगह पे कौन रिप्लेस होता है, और लेकिन उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा लाहौर कलंदर को। आज के मैच में शहबाज फेवरेट प्लेयर कौन सा है? कोई दोनों टीमों में कोई एक जो आपका फेवरेट प्लेयर हो के आप उसको मतलब देख रहे हैं कि यार उसकी बैटिंग देखने का मजा आएगा, या वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, या आप जिसकी दुआ कर रहे हैं कि यार अच्छा परफॉर्म करे? देखिए शुएब भाई हैं जी, और हारिस लास्ट टाइम अच्छी बैटिंग की है, तो मेरे ख्याल में मैच बहुत अच्छा होगा। शुएब भाई की यार यही हर मैच में यही दुआ होती है कि शुएब भाई परफॉर्म करें। उनकी बैटिंग का बहुत मज़ा आता है, बहुत सीखने को मिलता है। जो जूनियर लड़के देखते हैं PSL या मैं देखता हूँ, तो बहुत चीज़ें जो ना सीखने को मिलती हैं। अच्छा, ड्यू की अगर बात कर ली जाए हसीब, तो ड्यू भी बहुत पड़ रहा है और राशिद खान भी चले गए, तो अभी उनकी जगह पे, क्योंकि हमने देखा कि फास्ट बॉलिंग को ड्यू में काफी प्रॉब्लम होती है, फास्ट बॉलर को बार बार बॉल गीला होता है, स्लिप भी हो रहा होता है, उस तरह से बॉल वहां पे गिरता भी नहीं है, और जो एक स्पिनर होता है वो विकेट टू विकेट अगर बॉल करता है इस ऐसी सिचुएशन में, तो वो काफी बेनिफिशियल होता है टीम के लिए, उनकी साइड के लिए। तो कितना टारगेट है कि जो टारगेट डिफेंड भी कर सकेगी पेशावर ज़ल्मी, और दूसरा कितना उनके जाने से, क्योंकि अभी वैसे बॉलिंग तो वो पहले कर रहे हैं, लेकिन कितना असर पड़ा, या कौन से उनके अलावा कौन से स्पिनर है या कौन से बॉलर्स हैं जिन पे रिलाय करेगी आज लाहौर कलंदर्स की टीम? ड्यू की वजह से जो है बॉलर, जितने भी बॉलर्स हैं उनको फर्क तो पड़ता है, और बैट्समैन को हमेशा जो टीम
जो बैटिंग कर रही होती है उसको सपोर्ट मिलती है। और अब आई थिंक आज के मैच में अगर 180 या 170 तक किया जाएगा तो वो फिर डिफेंड किया जा सकता है। अगर अब जैसे कि पहले पेशावर बैटिंग कर रही है तो अब पेशावर 170 टू 180 करेगी तो वो मुश्किल हो जाएगा लाहौर के लिए चेस करना, क्योंकि लास्ट जो मैचेस गए हैं, जैसे जो कल मैच था मुल्तान और इस्लामाबाद का, अब उसमें भी 140 टू 150 रन हुए थे। नहीं, लास्ट मैच में 106 मैच हुए थे, और उससे पिछले मैच में कराची और जब लाहौर का मैच हुआ था उसमें भी लो रन हुए थे। तो अब देखें अगर आज के मैच में 170 अगर पेशावर कर जाता है या 170 टू 180 तो फिर लाहौर के लिए मुश्किल हो सकता है चेस करना। शाहीन शाह अफरीदी को किस तरह देख रहे हैं शहबाज आज के मैच में? जादूगर, वो ऊपर से आ रहा है शाहीन भाई जान मारता था, जब हमारे साथ भी वो खेला है उसने जान ही मारी है। तो शुरू से लेके वो जान मार रहा है, तो वो यार बहुत मज़ा आ रहा है। शाहीन भाई लाइक कर रहे हैं आपको, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह इंशाल्लाह ताला जो आपका रिदम है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इस तरह फिट रखे। और बहुत मज़ा आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देख के, बैटिंग देख के, फील्डिंग देख के और कप्तानी देख के बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, कल के मैच की तरफ आ जाते हैं हसीब। कल का मैच इंतहाई बोरिंग रहा, और जो छोटा सा एक टारगेट था 106 रन का, जो कि मुल्तान सुल्तान ने वो भी 18वें ओवर में जाके चेज किया। और मुल्तान सुल्तान जैसी टीम, तो कल का अगर मैच की बात की जाए, कहां पे बॉलिंग अगर देखा जाए कहां पे लैग किया उन्होंने। और एक अच्छी चीज हमने देखी कि कल टिम डेविड जो थे वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और एक अच्छी जो पॉजिटिव चीज थी वो हमें देखने को मिली मुल्तान सुल्तान के लिए। कल का मैच जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी लो स्कोर किया। और कल मैं इस्लामाबाद के मैंने बैठ के पूरा मैच देखा, और मैं उसी फिक्र में था कि अगर मुल्तान के लिए भी वो मुश्किल हो गया चेस करना, तो फिर इस्लामाबाद के ऑब्वियसली चांसेस तो थे आगे रहने के ही। अगर इस्लामाबाद वो हार जाता और अगर वो 10 ओवरों में कंप्लीट कर लेते या 12 ओवरों में कंप्लीट कर लेते तो फिर कोयटा के ऊपर आने के चांसेस बन सकते थे। पर मुल्तान ने मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, और उसके बाद कल वाली परफॉर्मेंस के बाद वो दूसरे नंबर पे आ गए, टॉप स्कोरर। वो पहले तीसरे नंबर पे थे, शान मसूद दूसरे नंबर पे थे, लेकिन उन्होंने क्रॉस किया और वो 479 रन बनाए उन्होंने, ओवरऑल बना रखे हैं। अभी मोहम्मद रिजवान की पूरे लास्ट ईयर से उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, और अभी भी वो कंसेक्टिव लीग्स में और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो आगे जो ऑस्ट्रेलिया की आने वाली सीरीज है उसमें भी ऐसे ही शायद परफॉर्म करते रहेंगे इंशाल्लाह। शहबाज, आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। क्या लगता है, क्योंकि उनको काफी सारे मसाइल ने आगे घेर लिया, और अभी दिखने में तो ये लग रहा था, या कुछ काफी मीम्स चल रही थी सोशल मीडिया पे कि अब तो पता नहीं उन्होंने 11 लड़के कैसे पूरे किए, क्योंकि जितने उनके इंजरीज हो चुकी है और जितने प्लेयर्स जा चुके हैं। तो सैल्यूट टू आसिफ अली के उन्होंने एटलीस्ट 11 लड़के तो पूरे कर लिए। तो आगे प्लेऑफ्स हैं, और उनके मेन प्लेयर्स पॉल स्टर्लिंग भी उनके चले गए, एलेक्स हेल्स चले गए, उसके अलावा शादाब खान इंजर्ड है, तो काफी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? देखें, अभी 2 मिनट पहले ना मुझे शहदाब का मैसेज आया है। मैंने उससे बहुत पूछा खेल रहे हो, तो कह रहा हाँ मैं खेल रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी और खुशी की बात मेरे लिए और इस्लामाबाद के फैंस के लिए है। चले, हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से आप कह रहे हैं कि शादाब खान नेक्स्ट खबर है कि शादाब अगले ये सिर्फ आपके प्रोग्राम को पता है, ऑन एयर शहबाज साहब कह रहे हैं, बता रहा हूँ कि शादाब खान नेक्स्ट मैच खेल रहा है इंशाल्लाह ताला। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी अभी 2 मिनट पहले मैंने उसको मैसेज किया, आप खेल रहे? कह रहा मैं खेल रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो बाकी देखो आगे। और इस्लामाबाद का शहदाब के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उसने बनाया हुआ है। तो शहदाब के बगैर यार आपने देखा होगा उमर भाई, टीम बिल्कुल बेकार लग रही है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड है या कुछ और टीम है। देखें, पहले मैच देखें और बाद के मैच देखें, शहदाब बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि जिस तरह से टीम खेल रही थी जल होके। लाहौर, मैं कह रहा हूँ मुल्तान के बाद लग ही यही रहा था कि इस्लामाबाद आएगी। जैसे शहदाब बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कप्तानी में सब कुछ कर रहे थे। कराची की टीम बन गई कराची की, यकीन करें। और कल जिस तरह से उन्होंने, यकीन करें, मतलब बहुत ही पुअर गेम का उन्होंने मुजाहिरा किया। अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग में कदरे बेहतर रहे, लेकिन बैटिंग तो इंतहाई बुरी रही। और उनको, बल्कि हम कहें किसको या इल्जाम किसको दें, उनके पास तो प्लेयर्स ही नहीं है। मतलब अकेले आसिफ अली क्या करेंगे, या कौन खेलेगा उनकी साइड से? उनके पास तो प्लेयर ही नहीं है यार। ये सारी इंजर टीम हो गई है
टोटल जिसको देखो ये पकड़ी बैठा, कोई ये पकड़ी बैठा, तो अब क्या करें। तो यार ये अंबर भाई कप्तानी का बहुत रोल होता है। आपने देखा असफ भाई ने मेरे ख्याल में कभी कप्तानी नहीं की उस बेचारे ने, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हसन अली भी होता ना तो कुछ और डिफरेंट होता ना। तो हसन अली भी अनफिट है, तो सारे बेचारे अनफिट है, कोई प्लेयर छोड़ के जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई ये वो। तो ये सिस्टम बना हुआ है, काफी फर्क पड़ जाता है। तो लीडर होता ना, फिर आप बताए जो फ्रंट से लीड करता है। तो शादाब खान ला यार मेरे ख्याल में बाबर के बाद अगर कोई कप्तान फूड कर रहा है पाकिस्तान को तो वो शादाब खान ही है इस टाइम। तो आपकी सबकी नजरें उस पे हैं। अच्छा, उनकी ओपोनेंट टीम की बात कर लेते हैं। हसीब, कप्तान सरफराज अहमद, हम पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात कर रहे थे कि उनके लिए ये सीजन बहुत अहम था, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इंप्रेसिव नहीं रही और वो क्वालिफाई भी नहीं कर सके। तो क्या लगता है आगे उनका मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं आप? आगे जैसे मैंने ऑब्जर्व किया इस दफा की जो कोयटा की पूरी जो टीम थी थ्रू आउट, वो काफी उसके अंदर एजिड प्लेयर थे, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा कोई यंगस्टर प्लेयर नहीं दिखे। आप उस टीम में उमर अकमल खेल रहा था और सरफराज खुद वो है लाला वैसे इंजर्ड हो गए थे, नवाज भी इंजर्ड हो गए और इनकी काफी एजिड, और मुझे कोई मजा नहीं आया उनकी टीम देखने का। और सरफराज को थोड़ी अगर अच्छी टीम मिलती, बेहतर मिलती, तो वो शायद उनको क्वालिफाई करवा सकता या अच्छी तरह। यार देखिए आपने बात की एजेड की, यार देखिए उमर भाई ने भी परफॉर्म किया है, सरफराज भाई ने भी मैच जितवाए हैं। तो नहीं अब देखें एज इफेक्ट करती है। अगर आप ये लीग करवा रहे हो, प्लेयर्स आगे बहुत काउंट करता है, क्योंकि जब जैसे एज बढ़ती है, हमने लाला का देखा या सरफराज का या बहुत सारे प्लेयर्स हैं, स्ट्राइक रेट डाउन थ्रू आउट एक तो गेम में इन्वॉल्व भी नहीं है। देखिए एज होने की बात नहीं है। अब आपका जो शुएब मलिक है वो भी 40s में है, बट वो ही स्टिल फिट और वो अभी भी परफॉर्म कर रहा है। पर उमर अकमल और जो दूसरे प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे या काफी अरसे से क्रिकेट में नहीं थे, तो फिर अब सरफराज को अगर ऐसी टीम दी जाए तो फिर तो उसके लिए भी मुश्किल होगा ना कि टीम को कैसे चलाना है आगे। ठीक है जी, यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे उमर अकमल पे, क्योंकि उमर अकमल का हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उन पर डिटेल से बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि उमर अकमल पे बात करेंगे। शहबाज आपसे शुरू करता हूं, उमर अकमल पे आते हैं। क्या कहते हैं कि उन्होंने कम बैक किया और उन्होंने परफॉर्म भी किया है, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, उमर भाई जो शॉट की रेंज उमर अकमल की है ना, वो दुनिया में किसी प्लेयर के पास नहीं है यार। हमने देखा भी, और ये हमें देखने किस तरह आसानी से वो पुल करते थे और बॉल बाहर जा रही है। इतना बड़ा टैलेंट। वो क्या सलमान भाई भी उस दिन बता रहे थे मुझे कि यार एक मिसाल है पंजाबी दी, वो कहते ने ना तू शहजादा है, तो वो पता नहीं है कि मैं शहजादा, वो उसको पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या है। वो बेचारा घुस गया इधर उधर, पता नहीं क्या यार गलत कामों में, किनके हाथों में नहीं आया। वो बहुत यार, एक बच्चा 16 से 17 साल की एज में वह आबरियाज को सामने स्क्रीन पे चिक्के मार रहा है और दुनिया कह रही है कि ये लड़का कौन है, तो वो उमर अकमल था। उमर अकमल बड़ा प्लेयर है, और अभी भी मैं आपको बताऊं ना, अभी भी वो अपनी फिटनेस पे काम कर लें और सारा कुछ उसने बहुत मेहनत की, इस बात में कोई शक नहीं है कि उमर अकमल ने जिस तरह कमबैक किया है इसके पीछे यकीनन बहुत मेहनत है, क्योंकि हमने देखा उनको फिटनेस का काफी मसला हो गया, वो काफी मोटे भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह वर्कआउट किया और जिस तरह से उनकी जो है वो डेडिकेशन टुवर्ड्स उनकी गेम और जिस तरह उन्होंने डिटर्मिन्ड होकर उन्होंने कमबैक किया, इंप्रेसिव। क्या कहते हैं आप? उनके जो इवन कामी भाई हैं कामरान अकमल, वो उसको बहुत सपोर्ट करता है उमर अकमल को, और अगर वो चाहता तो काफ़ी ऐसे प्लेयर होते हैं जो एक टाइम गुजरने के बाद और जब वो फिट नहीं रहते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं। बट स्टिल उमर अकमल उसने अपना एक पैशन दिखाया और वाकई उसने एक साबित करके दिखाया कि मैं क्रिकेट से मोहब्बत करता हूँ और क्रिकेट मेरा पैशन है, और तो इसलिए उसने अपना, मैंने अभी लास्ट टाइम सुनने में आया उसी के रिलेटिव से ही कि उसने अपना कोई 10 से 15 केजी जो है वो रिड्यूस किया है और वो उससे कम बैक किया और उसने 50 की और उसने आते साथ इस PSL में 50 की, जो कि मैं खुद देख के हैरान हो गया था। 22 गेंदों पे उन्होंने 50 कर दी। देखिए आगे इंटरनेशनल खेलना, खेलते हैं नहीं खेलते, क्योंकि किस्मत की बात है, क्योंकि आप काफी यंगस्टर्स और बड़े अच्छे प्लेयर आ चुके हैं जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, और उनका टाइम है खेलने का। बिल्कुल। और उमर अकमल जब खेलता था तो हम खुद उसको फॉलो करते थे, उसके स्टाइल को, स्टांस को, और वो एक पाकिस्तान का मेन और की जो था
प्लेयर था आप जिसको यूं पूरी कह लीजिए कि वो दुनिया बहुत- फॉलो करती थी। जो बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता था लेकिन बन नहीं पाया। उसको एक टाइम पे लोग विराट कोहली के साथ कंपेयर करते थे। आई थिंक उन्होंने विराट कोहली और उमर अकमल ने एक सेम टाइम पे ही डेब्यू किया था, जी। ठीक है। और उस टाइम पे उमर अकमल ने काफ़ी सीरीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने काफ़ी सीरीज़ जिताई पाकिस्तान को। और उसकी अगर डेडिकेशन की बात की जाए, हमने शहबाज देखा कि जो शर्जील खान है उनकी फिटनेस और शर्जील खान की फिटनेस आज से 3-4 महीने पहले एक जैसी थी, लेकिन शर्जील खान नहीं कंट्रोल पर कर पाए, ना वो अपनी टेक्निक बेहतर कर सके, ना ही वो अपना जो वेट है वो रिड्यूस कर सके। लेकिन उमर अकमल ने करके दिखाया कि ये हो सकता है। भाई देखें, शर्जील के पास T20 है जी। और उमर अकमल ऐसा प्लेयर है, टेक्निक वाइज वो उसको टेस्ट खिला लें, उसको वनडे खिला लें, उसको T20 खिला लें, वो हर फॉर्मेट के लिए रेडी है। तो उसने हर जगह स्कोर भी किया है। उसने न्यूजीलैंड में स्कोर किया, उसने ऑस्ट्रेलिया में स्कोर किया, उसने बांग्लादेश में स्कोर किया, उसने श्रीलंका जैसी पिचेस पे स्कोर किया है। तो आप देखें वो हर जगह पे परफॉर्म कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि उस जैसा प्लेयर नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उमर अकमल की क्रिकेट एंड नहीं हुई। तो वो इंशाल्लाह ताला वो कह रहे हैं, खुद मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे थे मैं इंशाल्लाह फिटनेस पे काम करूंगा तो इंशाल्लाह जल्दी कम बैक करेंगे। और पीछे तो आपको पता है कि 1-2 साल जब बंदे की क्रिकेट बैन हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना। तो ये चीज़ है। अच्छा हसीब, आज के मैच पे आ जाते हैं। 3 ओवर्स हो चुके हैं, 16 रन हैं और एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। हम हारिस की बात कर रहे थे तो हारिस आउट हो चुके हैं। उन्होंने 6 स्कोर किए 5 गेंदों पे और हारिस रऊफ की गेंद का निशाना बने। आज बदकिस्मती से परफॉर्म नहीं कर सके। हारिस को हारिस नहीं आउट कर दिया। मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि अगर आज के मैच में अगर वो 170 180 भी कर जाते हैं तो लाहौर के लिए मुश्किल हो सकता है चेस करना। और जबकि लाहौर की टीम पिछले कई मैचेस में 200 भी चेस कर चुकी है, पर आज का मैच काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। पर स्टिल आई थिंक लाहौर जो है अगर वो हारता भी है तो वो फिर भी सेकंड पोजीशन पे रहने वाला है। तो देखें, शाहीन अफरीदी थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो भी अच्छा जा रहा है और वहाब राज की परफॉर्मेंस अभी सिर्फ नॉर्मल एवरेज जा रही है आई थिंक। तो अब देखें उसकी टीम, उनकी टीम उनको कैसे सपोर्ट करती है और कैसे यूनिटी के साथ खेलती है। अच्छा हसीब, ये तो हो गया एनालिसिस। प्रिडिक्ट क्या करते हैं, कौन जीतेगा आज? अगर विकेट को देखा जाए या परफॉर्मेंस को देखा जाए या प्लेयर्स के कंपैरेटिवली दोनों को देखा जाए, कौन जीतेगा आज? आई थिंक हम ऑब्वियसली लाहौरी हैं और हम सपोर्ट तो लाहौर को ही कर रहे हैं। सपोर्ट करना एक अलग चीज, लेकिन दिल क्या कह रहा है, कौन जीतेगा? दिल कह रहा है कि लाहौर जीतेगा। मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो बैटिंग की है ना वहाब भाई ने, कुछ सोच समझ के की है। देखिए कप्तान अगर पिच पे जाता है वो चीज़ें नोट करता है, यार मॉइस्चर है, ब्रेक होगा, क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात जो उमर भाई ये है ना कि उनकी टीम में अभी राशिद खान नहीं है जी। हाँ, राशिद खान का बिग एक्सपीरियंस जो है शेख मलिक और भी रदरफोर्ड। और राशिद खान को अगर देखा जाए, राशिद खान मतलब सिर्फ बॉलिंग नहीं, वो गेंदे भी अगर 6-7 गेंदे खेलते तो 20-25 रन बना जाते थे। वो बहुत बड़ा नुकसान है लाहौर कलंदर। इसलिए मेरे ख्याल में जो मुश्किल है ना वो लाहौर कलंदर के लिए आ गया। मतलब आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगी? आप तो मैं फाइनल का प्रिडिक्ट भी करा सकते हैं। चलें ठीक है जी, आज की प्रेडिक्शंस अलग अलग हैं। जो हसीब है उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि लाहौर कलंदर जो है वो जीतेगा और शहबाज ने प्रिडिक्ट किया है कि पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीतेगी। मेरी प्रेडिक्शन तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर जीत जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।